एवरीवन गुड इवनिंग। चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ 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 हाँ। कल 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 के लिए क्षमा प्रार्थी, कल के लिए क्षमा प्रार्थी। बढ़िया बेटा। विद्युत कंटिन्यू रखो बेटा। चलिए ये बताइए, आप में से फॉर्म कितने बच्चों ने भर दिया फटाफट? बढ़िया। चलो चलो चलो, नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, परेशान मत हो। एक्चुअली वो डीआई वाला थोड़ा सा यूपी पीएससी डीआई का वैकेंसी आई है और उसमें दिक्कत क्या है, एक्सपीरियंस मांगा है। अब उसके लिए जो डीआई वाले बच्चे हैं वो कोर्ट केस करना चाह रहे थे, तो पूरा दिन उनको बैठा के समझाया हूँ कैसे कैसे करना है। पूरी ड्राफ्टिंग बनवाया हूँ कि हाँ इस तरीके से आप कोर्ट केस करो और एक्सपीरियंस हट जाएगा। तो थोड़ा सा कल उस वजह से रह गया, बट कोई बात नहीं। चलो इधर शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर बच्चे के साथ खड़ा होना मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। जनरल एनास्थेटिक एजेंट, तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पार्किंसन पढ़ा था, और पार्किंसन के बाद अगला टारगेट हमारा क्या आ रहा था? दैट इज कॉल्ड एज द एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया वैसे तो है ना, वैसे तो अगर बात किया जाएगा कि एनेस्थीसिया क्या है, ये हमारा रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन सर्जरी के लिए जा रहा है। अब सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, और एनेस्थीसिया दिया जाने का मतलब है कि हाँ वो कूल एंड काम रिलैक्स हो जाए ताकि सर्जरी इजीली हो सके। तो वहीं से बात आती है जनरल एनास्थेटिक एजेंट। अब ऐसा नहीं कि एक बार सेंसेशन लॉस हुआ तो पूरा जीवन भर के लिए सेंसेशन लॉस हो जाए। तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन किया जाता है। अभी हार्मोन नहीं बेटा, पहले सीएनएस कंप्लीट कर लो, सीएनएस के बाद बात करेंगे। अब इधर आओ। सो जनरल एनास्थेटिक एजेंट आर दोज ड्रग विच कॉजेज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। साथ ही साथ पेन रिड्यूस करेंगे, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एमनीसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मोबिलिटी जो मूवमेंट हो रहा था मोबिलिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। वही चीजें यहां पे हमारी सारी चीजें आएंगी, यानी कुछ टाइम के लिए हमारा जितना भी सेंसेशन है, कोई टच किया पता चल गया, किसी ने कुछ बोला सुनाई दे गया, किसी ने कुछ कहा तो दिखाई दे गया, ठीक है, ऐसी चीजें यहां पे सारी लॉस हो जाती हैं। That is called as the reversible loss of all sensation as well as analgesic and amnesic effect आता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में जैसे ही दिया गया वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, एमनीशिया क्या है? एमनीशिया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जब अगर कोई पर्सन जाता है सर्जरी के लिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पे डॉक्टर ने बोला ए सीजर लाओ, इसका पेट कट करना है, इसकी इंटेस्टाइन कट करनी है। अब वहां पे अगर तुम्हें सुनाई दे गया और तुम्हें याद है नहीं यार डॉक्टर ने बोला था मेरी इंटेस्टाइन कट गई है, नहीं याद नहीं रहेगा। मतलब उस समय जो सर्जरी के टाइम पे जो चीज हुआ वो आपको याद नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं एमनीशिया। अब आप बोलोगे सर हमने तो डिमेंशिया पढ़ा था। नहीं, वो डिमेंशिया अलग है। दैट इज द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मेमोरी, वो अलग चीज होता है, मतलब वो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। एमनीशिया क्या है? शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, मतलब उस टाइम की चीजें। आप में से कभी कोई सर्जरी के लिए गया है? ना गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में से किसी ने सर्जरी के लिए गए हो तो कभी उस समय की कोई बातें याद रहती हैं कि डॉक्टर और नर्स ने मिलकर क्या ओटी में बात किया था? नहीं याद रहता है, उसी की कहानी यहाँ पे है। ठीक है, सिंपल। चलिए मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये डिक्शनरी वाली चीजें बंद करिए बेटा। इनके लिए थोड़ा सा ना एक डिक्शनरी खरीद के रख लीजिए फार्मेसी की, उससे कर लीजिए, मेरा थोड़ा काम आसान करिए, टाइम थोड़ा सा ना वो करिएगा। ठीक है, कौन बोला याद है? मैं डंडा लेके मारूंगा, ध्यान रखना। चलो, तो यहां पे एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज द MAC। क्या कहते हैं? MAC, मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन। अब देखो ये जनरल एनेस्थीसिया है, जनरल एनास्थेटिक एजेंट हैं, तो ये हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। एक हमारे वो आते हैं दैट इज कॉल्ड एज द गैस और वोलेटाइल लिक्विड होंगे, गैस और वोलेटाइल लिक्विड होंगे। और दूसरे हमारे क्या होंगे? पेरेंट्रल एजेंट होंगे। पेरेंट्रल की बात बाद में करेंगे, पहले गैस और वोलेटाइल लिक्विड की बात करो। अब ये जो गैस और वोलेटाइल लिक्विड है, हो ना हो सर, अगर लिया गया है तो कहां में पहुंचेगा? भाई वोलेटाइल लिक्विड है, लंग्स में पहुंचेगा। गैस है,
लंग्स में पहुंचेगा। अब लंग्स में एक एल्वेलाई में कंसंट्रेट होगा और एल्वेलाई से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन तो होना चाहिए ना, कि जब उतना मिनिमम कंसंट्रेशन हमारे एल्वेलाई में अचीव होगा तभी जाके इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उसी को बोलते हैं मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन, MAC। अब यहां पे पहले ही समझ लीजिएगा, मान लीजिए दो ड्रग हैं, एक है A एक है B। एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए ए ड्रग को 20 mg चाहिए, मतलब मिनिमम 20 mg अगर लिया जाएगा तब वो MAC अटेंड होगा कि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करे। जबकि बी ड्रग को 50 mg चाहिए, मतलब जब 50 mg लिया जाएगा तब वो MAC अटेंड होगा और तब जाके पर्सन को एनेस्थीसिया इंड्यूस होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक का डोज 20 mg है, एक का डोज 50 mg है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इनमें से पोटेंट कौन, तो आप सभी बोलोगे सर 20 mg पोटेंट है। बिल्कुल सर। अब MAC से अगर इसका कोरिलेशन निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, शांत शुभम? ये तो आप सब बता दोगे ना सर ए वाली पोटेंट है। लेकिन अगर मैं अब यही को कोरिलेशन निकालूं कि अगर MEC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी, यानी जिसकी जितनी ज्यादा पोटेंसी होगी MEC उतनी कम होगी। मतलब अगर पोटेंट है 5 mg में काम कर दिया तो सर ऑब्वियसली हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है MAC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी की बात आएगी। बस अब खाली इसको रीड आउट कर लीजिएगा। चलो आओ मैं पढ़ा देता हूं आपको। Minimum alveolar concentration or MAC is the concentration of vapor of the alveoli of the lungs, यानी जितना भी alveoli में हमारा पहुंचा, that is needed to prevent movement in 50% of the population। भैया movement reduce करना मतलब anesthesia produce करना। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, movement reduce करना मतलब anesthetic action आया। अब अगर एक ड्रग ने 5 mg में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर दिया और दूसरी ड्रग ने 10 mg में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर दिया, तो पोटेंट कौन, सर 5 mg वाली पोटेंट हुई। करेक्ट है। अब यहीं पे तो आई दैट पोटेंसी ऑफ जनरल एनास्थेटिक डिपेंड ऑन द MAC वैल्यू, उसी पे तो डिपेंड कर रही है भाई। जो ड्रग जितना ज्यादा पोटेंट उसकी MAC उतनी कम होगी कि नहीं। अरे एक 5 mg में एनेस्थीसिया दिया, रिया सुन लो मेरा बच्चा, सुन लो मेरा बच्चा, एक ने 5 mg में इफेक्ट दे दिया तो पोटेंट तो है, मतलब हाई पोटेंट है, और हाई पोटेंट है तो MAC क्या हुआ, MAC का मतलब मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस द एनास्थेटिक एक्शन इन 50% ऑफ द पेशेंट। हिंदी में समझाऊं, MAC का मतलब यह है मेरे गधों गधियों, जितना तुम लोग यहां प्रेजेंट हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कितना यहां प्रेजेंट है। मिनिमम तुम्हारा वो दिमाग जितना में जो मेरी बातों को सुन के समझ सके उसे ही बोलते हैं क्या, MAC। क्या बोला गया है, सुनने की कोशिश करो, मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन, मतलब वो मिनिमम कंसंट्रेशन एल्वेलाई में जो एनास्थेटिक एक्शन दे सके उसको बोलते हैं MAC। अब 2024 का एक क्वेश्चन दिखा दूं। 2024 में क्वेश्चन यहीं पे आया था दैट MAC कॉन्सेप्ट। सर अगर आपको मेरी बात MAC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, मैं आपको MAC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोज लिख दूं। ये भी नहीं समझ में आ रहा, मैं ये कह सकता हूं एनेस्थेटिक एजेंट एक्शन यानी एनेस्थीसिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोज। अरे भैया जिस ड्रग की डोज जितनी कम नीड होगी वो उतनी ज्यादा पोटेंट होगी कि नहीं होगी। और मैंने पहले बोला है ये गैस और वोलेटाइल लिक्विड की बात हो रही है, ये और किसी की बात नहीं यहां पे चल रही है। खैर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं, लंग्स में मेजर करेंगे ना, छोड़ो, फिर तुम लोग रिसर्च में घुसने की कोशिश कर देते हो। मैं तुम्हें सिंपल समझाने की कोशिश में रहता हूं।
मैंने बोला अगर किसी अच्छा ये बताओ ना, कोई ड्रग अगर पोटेंट है, अब दिमाग लगा के बताना, ये एमएसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेयर एंड ओवरटन। काम की बातें तुम भुलवा दोगे और अपने फर्जी के क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे और फिर कहोगे सर ये चीज तो आपने नहीं बताया था। एक्स्ट्रा चीजें मेरे दिमाग से भुलवा देना तुम अपनी अंग्रेजी इसको सही करने के लिए। मेयर एंड ओवरटन साहब ने इसको दिया था, और कब दिया था? 1901 में ये कॉन्सेप्ट दिया था एमएसी का, और उन्होंने ये बोला कि एमएसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी। सिंपल सी बात है भाई, जिस ड्रग की डोज जितनी कम चाहिए वो उतनी पोटेंट। ये बात तो समझ में आती है। अब जो ड्रग जितनी ज्यादा पोटेंट है, एमएसी अटेंड करने के लिए उसकी डोज उतनी कम तो चाहिए भाई। उल्टा कर दो ना, उल्टा ही समझना है। डोज कम है, पोटेंट है, अब कम डोज में इफेक्ट दे दिया, एमएसी कम हो गई। सिंपल सी बात है, इसीलिए मैंने लिखा दिया एमएसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी। सर एमएसी नहीं समझ में आया? अरे यार, मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एनेस्थेटिक एक्शन बाय द गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड ड्रग ओनली। अब कौन कौन सी हैं सर गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड? जरा इधर आओ, जरा इधर आओ। पहले तुम्हें स्टेजेस बता दूं कि ठीक है सर, हमारे जो ये स्टेज होते हैं एनेस्थीसिया के, 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेलेरियम, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ मेडलरी पैरालिसिस। अब ये क्या मतलब है सर इनका? देखो, सबसे पहले तो जब पेशेंट को दिया जाता है एनेस्थीसिया, क्यों दिया गया है? ताकि सर्जरी के लिए जाए। अब अगर सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो उसका दर्द खत्म हो जाना चाहिए। जी सर, तो दर्द खत्म यानी एनाल्जेसिक एक्शन, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। फिर अब जब दर्द खत्म हुआ और पेशेंट जाने लग जाता है ओटी की तरफ, तो उसको क्या होता है? घबराहट होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, और उसके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डिलीरियम की सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ डिलीरियम। थर्ड स्टेज हमारा यहां पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दैट सर्जरी मेनली परफॉर्म्ड इन विच फेज ऑफ द एनेस्थीसिया। आंसर याद रखना, हाँ यही जो सर्जिकल एनेस्थीसिया फेज होता है, इसी में हमारा सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। और इसीलिए कभी भी एनेस्थीसिया नॉर्मल फिजिशियन नहीं देता, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बुलाया जाता है। और क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी डोज ज्यादा हुई और मेडुलरी पैरालिसिस वाली स्टेज आ गई तो पेशेंट निकल लेता है पूरी तरह से। तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस यानी पूरी बॉडी पैरालाइज, हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर पैरालाइज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और पेशेंट खत्म। तो ये नहीं चाहिए, करेक्ट? तो ये 4 फेजेस आपके सामने सिंपल वे में रख देता हूं स्टेजेस। पहला है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। यहां पे पेशेंट कॉन्सियस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ड्राउजी, थोड़ा थोड़ा सा नींद सी आने लग जाएगी, मतलब सर भारी होने लग जाएगा। स्टेज ऑफ डिलीरियम, अब यहां पे पेशेंट धीरे धीरे अपना जो कॉन्सियसनेस है वो लॉस होने लग जाएगा उसका, मतलब अब वो होश में रहना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जाएगा। यहां पे अब देखो वही कहानी है, जब अगर होश नहीं रहेगा, बेहोशी की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होने लग जाएगा? हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है टेकीकार्डियल सिचुएशन आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हाँ बीपी बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया होगा, घबराहट होगी कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाओगे, एनेस्थीसिया लगा हुआ, तो घबराहट जरूर होगी, भागते चले जाओगे, वही घबराहट की सिचुएशन है। चलो नेक्स्ट, हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, प्यूपिल्स डायलेट होगी, नहीं मुझे कहां नहीं जाना, मुझे प्यूपिल्स डायलेटेड सिचुएशन होगी, मसल स्टोन इंक्रीज होगी। अब अगर इस स्टेज में सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, जरा समझो, सारी मसल्स फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड है, क्या सर्जरी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रीदिंग भी यहां पे इरेगुलर है, तो इसको भी अवॉइड करते हैं। अब जो आता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, हाँ यहां पे हमारा रेस्पिरेशन सेंटर नॉर्मल आ जाएगा,
बीपी नॉर्मल हो जाएगा, प्यूपिल्स फुल्ली डायलेट हो जाएंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, रिफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे। अब उसको टच करो, कट करो, कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, और इंटरकॉस्टल मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे, जिससे अगर मान लीजिए एब्डोमेन की भी सर्जरी है तो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि जो फोर्थ स्टेज मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर पूरी तरह डिप्रेस, रेस्पिरेशन बंद, और रेस्पिरेशन बंद तो यानी डेथ विद इन फ्यू मिनट्स यहां पे हो जाएगा, तो यहां पे नहीं जाना चाहिए। यानी सिंपल हमने बोला कि सर्जरी कहां परफॉर्म की जाएगी, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया में 4 स्टेजेस की बात किया गया। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, ये जो सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज है इसके अलग अलग प्लेन होते हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 एंड प्लेन 4 बोला जाता है। अगर उस पे जाओगे थोड़ा डीप हो जाएगा, जो मैं सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात किया जाए प्लेन 2 और प्लेन 3, ये हमारे परफेक्ट टाइम होते हैं सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। 2 में कम, 3 में ज्यादा, बट 2 और 3 दोनों में हो जाएगा। अब डोज कितना देना है ये सब बेटा तुम्हारे काम से परे है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फादर ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कौन थे, अभी नाम दिया हूं, टीजी मॉर्टन सर। WTG मॉर्टन सर थे इसके फादर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले एनेस्थीसिया के बारे में बातें की और किया है। खैर, अब अगर हम इसकी ड्रग की बात करेंगे तो हमारी जो ड्रग्स हैं वो 2 क्लासेस में, हमने बोला गैस और वोलेटाइल लिक्विड, यानी इनहेलेशनल और पेरेंट्रल की बात किया गया। गैस इकलौती गैस है, लाफिंग गैस आप बोल लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करिएगा, ओनली गैस है। और जो वोलेटाइल लिक्विड होती है ना, वो अपना रास्ता मांगती है और क्या कहती है, ए साइड हो जाओ, हाँ जी, ए साइड हो जाओ। क्यों, वोलेटाइल लिक्विड आ रहा है, ईथर, हेलोथेन, सिवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, इनफ्लूरेन, ए साइड हो जाओ। यहां से हमारा आ जाएगा क्या, दैट इज वोलेटाइल लिक्विड की बात किया जाएगा, हो जाएगा। आगे बात करें तो हमारा कौन सा सर, पेरेंट्रल। अब पेरेंट्रल हमारी 4 क्लासेस में आती है, यहां 3 लिखा है, मैं आपको चौथा कर दूं। WTG मॉर्टन ओपॉइड भी एक क्लास जुड़ेगी। पहला आता है इंड्यूसिंग एजेंट। इंड्यूसिंग एजेंट यानी इनका काम क्या होता है, एनेस्थीसिया इंड्यूस करना। क्या हमने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचरेट कहीं देखी है क्या, हाँ देखी होगी, कहीं दिख रही है क्या, मेथीहेक्सेटोन, थियोपेंटोन दिख रही है, कोई बात नहीं। सर आपको इंड्यूस कौन करता है, आपको इंड्यूस करता है अगर कहीं पे थोड़ा सा भी आपका टेम्परामेंट हाई हो जाए तो, करेक्ट है। तो सर वही टेम्परामेंट की बात हो रही है, अगर किसी ने आपके सामने टेम्परामेंट हाई किया तो आप इंड्यूस हो जाते हो। तो यहां पे हमने बोला थियोपेंटोन, मेथीहेक्सेटोन, इटोमिडेट और प्रोपोफॉल की बात किया जाएगा। ये 4 हमारी आएंगी जो इंड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी एनेस्थीसिया इंड्यूस करती। फिर आते हैं बेंजोडाइजेपिन। अब देखो, वैसे तो आप कहोगे सर बेंजोडाइजेपिन तो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज होता है। सर बेंजोडाइजेपिन की बात किया जाएगा, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंजाइटी, कन्वर्जन सब जगह बताया था, बट एनेस्थीसिया में तो नहीं बताया था। लेकिन अगर हमारा जो सेडेटिव हिप्नोटिक अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि जब उनको डोज दिया जाता है ना, पहले सेडेशन, फिर हिप्नोसिस और फिर एनेस्थीसिया। जी हाँ, मतलब अगर डोज थोड़ा सा बढ़ाओगे तो हमारा एनेस्थीसिया भी इंड्यूस हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि अगर बेंजोडाइजेपिन एनेस्थीसिया के रूप में लिया जा रहा है तो वहां पे हमें प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन नहीं लेना पड़ेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ द एंजाइटी। और यहां पे हम लेकिन बहुत ही मिडिल क्लास वाली ड्रग लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। तो मिडाजोलाम, डायजेपाम एंड लोराजेपाम की बात किया जाता है, ये हमारी यहां पे आएंगी। सिद्धांत बाबू आप कितने दिन से एक ही में लगे हो, डेक्सोमेटोमिडीन क्या लिखी है बेटा, मिडीन लिखी है ना, जरा याद करो ना, क्लोनिडीन, मिडीन, कुछ याद आए तो बताइएगा बच्चे। चलो नेक्स्ट, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कीटामिन दैट इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्यों बोलते हैं अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट
एक चीज जरूर याद रखिएगा सर, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इकलौती ड्रग हमारी कीटामिन है, और ये जो कीटामिन है ये एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अभी पिछली क्लास में भी आपको एक एमेंटाडिन बताया था एनएमडीए एंटागोनिस्ट, आज दूसरी आ रही है एनएमडीए एंटागोनिस्ट, वो भी याद रखना। और ओपॉइड वाले क्लास में आपको फेंटेनिल एंड रेमीफेंटेनिल ध्यान देना है, ये दो ड्रग हमारी आती है ओपॉइड एनास्थेटिक एजेंट के रूप में। खैर एक एक करके बात करें। वैसे अगर गैस और वोलेटाइल लिक्विड मेनली अगर मैं बात करूं, इनको एक टेबल में समराइज कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कौन कौन से? गैस, ईथर मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, हैलोथेन। इनका मेनली क्वेश्चन देखो बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन एक ही चीज से आता है कि किसकी हमारी एनास्थेटिक पोटेंसी ज्यादा है और कौन सी हमारी ऐसी है जो इन्फ्लामेबल होती है। तो अगर ये टेबल आप देखोगे ना तो आपको लगता है कि सारी चीजें याद आ जाएंगी। वैसे ये किसकी फोटो है मुझे नहीं पता है, लेकिन है आप ही में से किसी क्लास के बच्चे की, वो बताना जरूर। चलो अब देखो, अगर ईथर की बात करेंगे, ईथर सब लोग जानते हो डाइथाइल ईथर, उसी की बात हो रही है। ईथर वोलेटाइल लिक्विड है जी सर। अगर बात किया जाएगा इन्फ्लामेबल है, अब अगर आपको भी पता है इन्फ्लामेबल है यानी एक्सप्लोजिव है, आग लगा सकती है, तो क्या इसको लेना सही है? यहीं से इसकी लिमिटेशन शुरू हो जाती है। फिर आप बोलोगे सर लेना नहीं सही है, तो काहे के लिए यहां बताई गई है? देखो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है इसलिए बताया गया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज हाईली एक्सप्लोजिव होती है, इन्फ्लामेबल होती है। जी हाँ, उसकी बात करेंगे। हाँ जी, पोटेंट एनास्थेटिक। अब एक इसका देखो, एक तो हमने निगेटिव पॉइंट देखा, दूसरा अच्छा पॉइंट देख लो। सर सर पोटेंसी, एनास्थेटिक पोटेंसी अच्छी है, बस प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लामेबल है और एक्सप्लोजिव है, इसलिए। इवन एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी अच्छी है, एनास्थेटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी है, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी नहीं करता है, बट प्रॉब्लम क्या है? अब गैस और वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है तो ब्रोंकाई से जाएगा, इरिटेशन कॉज कराएगा, अस्थमा के पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेबल है, तो कोशिश किया गया कि कम यूज किया जाए, थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया। फिर हैलोथेन भाई साहब आए, हैलोथेन चलो वो प्रॉब्लम खत्म कर दी गई, जो यहां इन्फ्लामेबल वाली कहानी थी वो खत्म हो गई, नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लामेबल, पोटेंसी ऑफ एनास्थेटिक भी ठीक है, एनाल्जेसिक कम है, चला लिया जाता, बट नहीं चल पाया। क्यों? H फॉर हैलोथेन, H फॉर हिपैटोटॉक्सिक, ये इतनी ज्यादा हिपैटोटॉक्सिक है कि यूज इसका लिमिट कर दिया गया, ना के बराबर यूज। और हाँ, यहां पे हमने बोला था इरिटेशन कॉज करता है, अब इरिटेशन कॉज करता है तो अस्थमा के पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ब्रोंकाई में इरिटेशन मतलब म्यूकस प्रोडक्शन यानी हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये नहीं कर रही है सर। तो अस्थमा के पेशेंट के लिए हम इसको प्रिफर कर सकते हैं, जी हाँ, अस्थमा के पेशेंट में ये प्रिफर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम लिखा हुआ है हिपैटोटॉक्सिसिटी, तो नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा, जी हाँ। और थर्ड हमारी कौन सी, या मैं कहूं सबसे पहले से जो यूज होती चली आई है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। कम डोज में लाफिंग गैस का काम करेगी, डोज बढ़ा दिया जाएगा एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगी, बाकी सब अच्छी चीज है, नॉन इरिटेटिंग है, नॉन इन्फ्लामेबल है, एनास्थेटिक प्रॉपर्टी कम है। इवन एक बार क्वेश्चन इसका पूछा गया था, हाँ इन दोनों को जरूर याद रखना। देखो हैलोथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों के साथ कहानी ये आता है, हाँ जी सर, नाइट्रस ऑक्साइड की पोटेंसी, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड की पोटेंसी सबसे कम होती है, इसकी एमएसी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और जबकि हैलोथेन की पोटेंसी काफी अच्छी होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, 0.75 के अराउंड आती है, ये 105 के अराउंड आती है। तो चलिए खैर, तो हमने वही बात किया कि अच्छाइयां जहां थी बट उतना ज्यादा नहीं, लेकिन काम की चीज। अगर पूछा जाए कौन सा वोलेटाइल लिक्विड इन्फ्लामेबल है, ये है। हिपैटोटॉक्सिसिटी यहां नोट कराया, पुअर एनास्थेटिक यहां नोट कराया, इसका मतलब यह है कि उसकी एमएसी गड़बड़ है, 105 से ज्यादा है तो पोटेंट नहीं है, लेस पोटेंट आती है। हाँ वही लाफिंग गैस की बात चल रही है। चलो अब एक बार रीड आउट कर लीजिएगा।
Nitrous oxide, colorless, odorless, non-irritating, non-inflammable, also called as the laughing gas, good analgesic but poor muscles relaxant property, या मैं कहूं पुअर एनास्थेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। हाँ जी, इसको हम इंडक्शन के लिए नहीं यूज करते, मतलब एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए नहीं यूज करेंगे। हाँ, एनेस्थेटिक एक्शन को मेंटेन करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, यानी यहां पे। लेकिन और एक चीज, अब ये क्वेश्चन पूछा गया दैट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनास्थेटिक एजेंट द सिंगल ड्रग इज नॉट गिवन और हाइपोक्सिया कंडीशन कैन बी देयर। अब देखो, नाइट्रस ऑक्साइड कभी भी अकेले नहीं दिया जाता। क्यों सर? क्योंकि सर अगर नाइट्रस ऑक्साइड अकेले दिया जाएगा तो ये जाके हमारे आरबी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं, इनके साथ में ऑक्सीजन देते हैं। प्योर नाइट्रोजन कभी नहीं दिया जाता है, 70:30 का रेशियो दिया जाता है अगर इनको दिया गया तो। अदरवाइज अगर नहीं दोगे तो सर वहां पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा अगर अकेले दोगे तो। ठीक है, nitrous oxide has been used with the oxygen for the dental analgesia. Nitrous oxide good analgesic but it produces the less anesthetic property. Anesthetic property अच्छी नहीं है, और हमने वही बात किया कि अगर केवल नाइट्रस ऑक्साइड दोगे तो क्या होगा, हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो कभी भी नाइट्रस ऑक्साइड को अकेले नहीं देते, किसके साथ में देते हैं, ऑक्सीजन के साथ में देते हैं। ईथर अभी बात किया, इरिटेबल है, इन्फ्लामेबल है, इसी से आपकी काम कहानी हो जाएगी। तो इरिटेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजन कॉज कर सकता है। बाकी पोटेंसी में कोई कमी नहीं है, चाहे एनाल्जेसिक हो चाहे एनास्थेटिक हो, दोनों प्रॉपर्टी अच्छी हैं। ईथर नॉट यूज नाउ एक्सेप्ट इन पेरिफेरल एंड रिसोर्स पुअर एरिया, जहां पे और कोई नहीं है वहां पे इसको दिया जाएगा, बट कोशिश किया गया है हटा दिया जाए। इन्फ्लामेशन की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कई जगह देखने को मिली, इस वजह से इसको हटाया गया। ठीक है, हैलोथेन, ये भी हमारा वोलेटाइल लिक्विड ही है, नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लामेबल, एनास्थेटिक प्रॉपर्टी, एनास्थेटिक, पोटेंट एनास्थेटिक बट पुअर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मसल्स रिलैक्सेशन उतना अच्छा नहीं करता है। तो इंडक्शन के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन हाँ मेंटेनेंस के लिए ज्यादा यूज करते थे, बट फिर वही प्रॉब्लम आ गया, क्या, हिपैटोटॉक्सिसिटी। और इसी हिपैटोटॉक्सिसिटी की वजह से इसका यूज भी लिमिटेड कर दिया गया। बट फिर भी हमने कहा इसकी एक अच्छी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये हमारे ब्रोंकाई को इरिटेट नहीं करता है, और अगर ब्रोंकाई को इरिटेट नहीं करता है तो उसकी वजह से सर इसको हम अस्थमा के केस में ले सकते हैं, बिकॉज इट कॉजेज द ब्रोंकोडाइलेशन। सो प्रिफर्ड इन एस्थमेटिक पर्सन में हमारा ये प्रिफर किया जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बात किया है। इट इनहिबिट इंटेस्टाइनल एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें यूज ड्यूरिंग लेबर कैन प्रोलॉन्ग द डिलीवरी। अब देखो यहां ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है तो यूट्रस में भी तो डायलेशन करेगा। अब अगर यूट्रस में भी डायलेशन करेगा तो आपको क्या लगता है, डिलीवरी पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो अगर सी सेक्शन यानी सिजेरियन लेबर हो रहा है तो सर नहीं दिया जाएगा, वरना डिलीवरी को डिले कर देगा, पोस्टपोन्ड कर देगा। अब इसी हेलोथेन या मैं कहूं ईथर, इन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन आए, हेलोजिनेटेड ईथर। जितने भी फ्लूरेन नाम लगे हैं ना, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, इनफ्लूरेन, ये सब क्या है, हेलोजिनेटेड ईथर है, फास्टर एक्टिंग है, हेलोथेन और ईथर से सब्स्टिट्यूटेड वर्जन है। बट आज की डेट पे आप में से कभी भी कोई भी गया होगा तो आपको वोलेटाइल लिक्विड सुंघा के सर्जरी के लिए नहीं भेजा गया होगा। ये पहले ठीक ठाक यूज होती थी, बट आज की डेट पे हमारे पास पेरेंट्रल है जिनका यूज सबसे ज्यादा होता है, और पेरेंट्रल में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाले बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव या मैं कहूं कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं आज की डेट पे। करेक्ट?
तो पेरेंटल की बात किया जाए, पेरेंटल हमने 4 क्लासेस में देखा, एक तो इंड्यूसिंग एजेंट आया, एक बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव आया, एक डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया आया और एक हमारा ओपाइड डेरिवेटिव आया। हाँ, ओपाइड एनास्थेटिक एजेंट उस केस के लिए सबसे अच्छे है जहां पे हैवी पेन है, सीवियर पेन है, वहां पे उसका यूज काफी अच्छे से किया जाता है। करेक्ट है। चलिए देखो, वो जो आप लोग समझ रहे हो ना सर, क्लोरोफॉर्म सुंघा के खिला, मतलब स्मेल करा के लूट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हाँ उसको जाने दीजिएगा। सर डिलीवरी टाइम ओटी में इफ पेशेंट के बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है तो सर्जरी के बाद क्यों करते हैं डॉक्टर? बेटा रश्मि, फिर मैं कह रहा हूं उधर मत जाओ, इतना टाइम नहीं। सर पुअर एनास्थेटिक एक्शन इन नाइट्रस ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली टू अदर्स, ऑब्वियसली बेटा पहले ही हमने बोला है कि बाकी तीनों के कंपैरिजन में सबसे पुअर एनास्थेटिक होता है, इसीलिए तो हमने बोला ना उसकी एमएसी वैल्यू 105 होती है और हेलोथेन सबसे पोटेंट है, तो हेलोथेन फिर ईथर फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इवन सबसे कम पोटेंट है जितने भी इस क्लास में आपने पढ़ा। फेंटेनिल से एडिक्शन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है बेटा, इसीलिए मैंने बोला सबसे ज्यादा प्रिफर कौन से होते हैं, बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव या हमारे फेंटेनिल। बेटा सेकंड गैस इफेक्ट, बस इतना याद रखना, मैंने आपको एक लाइन बोला कि नाइट्रस ऑक्साइड कभी अकेले नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में लिया जाता है, इसीलिए उसको बोला गया सेकंड गैस इफेक्ट। बाकी डिटेल की कहानियां अलग हैं, उतना टाइम तुम्हें देने की जरूरत नहीं। अनकॉन्शियस भी तो कर देते हैं सर्जरी। अच्छा, अनकॉन्शियस, अभी मैंने क्या फर्जी का लाइन बोला था क्या? रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। अरे जब सेंसेशन ही तुम्हारा लॉस हो गया तो अनकॉन्शियस ही तो हुए, और पगले बोल दिया बेटा। तिशा सुनो तो सही, बेंजोडाइजेपिन, हाँ सबसे ज्यादा, और कीटामिन, यही 2 क्लास यूज होंगी। चलो, फास्ट एक्टिंग इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, इनको सबसे, ये हमारे यूज किए जाते हैं। अब देखो फास्ट एक्टिंग है, जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, यूज ज्यादा किया जाता है। इनको हम इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और मेंटेनेंस, अब ये क्या है सर, हमने एक डोज दिया, एनेस्थीसिया इंड्यूस हो गया, सर्जरी में भेज दिया गया और वहां पे पता चला पेशेंट को होश आ गया या आने वाला है, तो उस समय एक स्मॉल डोज दे दिया जाता है जिसको बोला जाता है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया बोला जाता है। कौन सी ड्रग आई? इंड्यूसिंग एजेंट में थियोपेंटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, हाँ जी सर। हाईली लिपिड सॉल्युबल है, शायद आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट याद आता हो जनरल फार्माकोलॉजी से, कि जितना ज्यादा ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है उतना ज्यादा ही इसका क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। आईवी रूट से इसको 3 to 5 mg या 2.5% सॉल्यूशन थियोपेंटोन सोडियम दिया जाता है। डोज पे मत जाना, इसका एक्शन बहुत अल्ट्रा शॉर्ट इसलिए नाम दिया गया ना, 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा के लिए इसका एनेस्थीसिया प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए थियोपेंटोन को थोड़ा अवॉइड किया गया, नहीं दिया गया। फर्दर प्रोपोफॉल की बात किया जाएगा। हाँ, प्रोपोफॉल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी अच्छा है, 1% इमल्शन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसको जरूर ध्यान देना। 1% इमल्शन फॉर द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाएगा। नहीं भैया वाटर सॉल्युबल नहीं, लिपिड सॉल्युबल। रिडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना जनरल फार्माकोलॉजी में नहीं पढ़े हो? उसी की तो बात चल रही है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोपोफॉल कॉमनली यूज्ड पॉपुलर रैपिडली एक्टिंग एनास्थेटिक एजेंट होता है। अगर मेजर इसका एक्शन देखा जाए तो लगभग 1 मिनट का, 45 सेकंड से 1 मिनट के आसपास का इसका ड्यूरेशन होता है। बट प्रोपोफॉल सर फास्फोरस है तो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। करेक्ट कर लो बेटा, लिपिड सॉल्युबल होता है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, बट अच्छा है। सो प्रिफर्ड इन अस्थमेटिक पेशेंट बिकॉज ऑफ नॉट कॉजेज द ब्रोंकोस्पाज्म। देखो एक हमने वहां पे देखा हेलोथेन और एक हम यहां देख रहे हैं प्रोपोफॉल, इन दोनों को हम अस्थमेटिक पर्सन के लिए प्रेफर कर सकते हैं, यही हमारे यूज होते हैं क्योंकि ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। मेंटेनेंस एनेस्थीसिया के रूप में भी इसको प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये डोज डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, बट यहां काम की नहीं है। देखो एक पहला पॉइंट, 1% इमल्शन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन,
एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और अस्थमा के लिए दो ड्रग मैंने आपको बताया, एक हमारी प्रोपोफॉल हो गई और एक हमने हेलोथेन की बात किया गया है, इटोमिडेट, ये भी उसी क्लास की ड्रग है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया दोनों, और हाँ लगभग अगर बात किया जाएगा ना इसका 8 मिनट, 5 से 8 मिनट के आसपास, हाँ जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 to 8 मिनट के आसपास का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, वो चीजें यहां पे रहती हैं। हाँ जी, प्रोपोफॉल की बात एक चीज और याद रखना, ये 1% मैंने क्यों बोला है, इसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा फॉर द डे केयर सर्जरी। नाम सुना है कभी? डे केयर सर्जरी के लिए प्रोपोफॉल का यूज काफी अच्छा किया जाता है। अब डे केयर मींस कुछ ऐसे सर्जरी होती हैं, कुछ ऐसी सर्जरी होती हैं जो मॉर्निंग, जैसे कैटरैक्ट वगैरह की बात करो, मॉर्निंग में पेशेंट आया, सर्जरी हुई, ठीक, और शाम तक डिस्चार्ज कर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं डे केयर सर्जरी। 1 डे सर्जरी ना बोल के उसको बोला गया डे केयर सर्जरी। जो भी हल्की फुल्की सर्जरी है, माइन्यूट सी है, माइनर है, उनके लिए इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, बेंजोडाइजेपिन मैंने बोला सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इसके लिए कुछ अलग से तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब इसकी कहानियां तुम्हें पता है कि सर इतने कम टाइम में सर्जरी कैसे कैरी आउट होगा। तुम खाली इतना सुनो, हाँ डे केयर सर्जरी मतलब जो एक दिन में सर्जरी करके जिसको डिस्चार्ज कर देते हैं। बेटा कैटरैक्ट वगैरह की सर्जरी में लेंस वाला जब एक्सचेंज होता है तो उसमें टाइम नहीं लगता है, परेशान मत हो, इधर ही रहो। एक्सक्रीशन होगा ना किडनी से, बहुत होता है बेटा, इतना काफी है सर्जरी के लिए। सर ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो कैसे इंक्रीज करेंगे? ना तो तुमने दिमाग खोला, ना कान खोला, ना सुनने की कोशिश किया। भाई जब तुम्हें इंजेक्शन लगा के एनेस्थीसिया दे के कहेंगे ऐसा है, इसको लिटा के स्ट्रेचर में यहां से वहां तक ले जाओ, ऑपरेशन थिएटर के पास ले जाओ, अपने आप तुम्हारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। टैकीकार्डिया अभी बताया ना, स्टेज ऑफ डिलीरियम, वहां पे क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है। अब तुम कह रहे हो सर सिंपैथेटिक आउटफ्लो कैसे बढ़ाएंगे? सर स्टिमुलाई ही तो है। अब ट्रिपल एफ कंडीशन से ही देखोगे तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मिल जाएगा ना, तो क्यों अलग कर रहे हो? हाँ जी, हाँ अब इनको ये डोज भी कैलकुलेशन में समझा दूं। सुनो, यहां क्या लिखा है, ये 0.2 mg नहीं दिया जाएगा, 0.2 to 0.3 mg पर केजी। अब अगर एक नॉर्मल एडल्ट का वेट है 70 केजी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहां पे हमें कितना देखने को मिलेगा, 14 mg के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, 14 mg डोज दिया जाएगा। ये mg पर केजी कहीं लिखा जाए, इसका मतलब है 1 केजी को इतना दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जितना वेट होगा उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये होता है mg पर केजी की कहानी। चल समय बचाओ बच्चों, फिर कह रहा हूं बार बार, प्रोड्यूसेस सेडेशन, एमनीशिया जो शुरू में बताया, देन अनकॉन्शियसनेस फॉर द 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाता है, और लगभग अगर डोज सही है तो इससे हमें 20 से 25 मिनट तक एनेस्थीसिया का एक्शन देखने को मिल जाता है। They have poor analgesic effect, do not causes the post operative nausea and vomiting। ये अच्छी चीज है कि सर्जरी के बाद नाउजिया वोमिटिंग नहीं होता है। इनको हम खास तौर पर इंडोस्कोपिक, कार्डियक कैथराइजेशन, एंजियोग्राफी, कॉन्शियस सेडेटिंग ड्यूरिंग लोकल एंड रीजनल एनेस्थीसिया, फ्रैक्चर सेटिंग, इसी मतलब इन सब में इसका यूज करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें ये सब रटना है, बस खाली हाँ मैंने इसीलिए बोला कि बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव जो हमने एमडीएल की बात किया है, उनको हम बहुत सारे एनेस्थीसिया के केसेस में यूज करते हैं। बट आज की डेट पे सबसे प्रिफर्ड आप मेरे से पूछो तो कीटामिन।
डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, जो कि क्या है सर, ये एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर है ना एनएमडीए, उसका एंटागोनिस्ट है। अच्छा, डिसोसिएटिव क्यों बोला गया है ये समझना। डिसोसिएटिव मतलब जैसे जैसे डोज घटना शुरू होगा, मतलब एलिमिनेशन एक्सक्रीशन होने लग जाएगा। अब एलिमिनेशन एक्सक्रीशन होने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा सर, धीरे धीरे पेशेंट को चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। डिसोसिएशन, जैसे जैसे ड्रग का डिसोसिएशन होगा हमारी याददाश्त अच्छी होती चली जाएगी। डिसोसिएटिव एमनेसिक एक्शन हमारा एनाल्जेसिक एक्शन से पहले रिकवर होगा, ये होगा। इट प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेडेशन, एमनेसिया मार्क बाय द एनाल्जेसिक एक्शन की बात हो जाएगी। हाँ जी, डिफरेंट फ्रॉम अदर एनास्थेटिक इंड्यूसिंग एजेंट इज दैट इज सिग्निफिकेंट एनाल्जेसिक, इसकी एनाल्जेसिक एक्शन बेंजोडाइजेपिन से ज्यादा है। एनास्थेटिक एक्शन, और हाँ एक चीज और बोला जाता है, इसको भी मैंने आपके कई बार बोला होगा कि सर अगर बात किया जाएगा कीटामिन की एनास्थेटिक प्रॉपर्टी तो अच्छी है ही है, साथ ही साथ इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी अच्छी है, बट इट कैन बी डेंजरस फॉर द हार्ट पेशेंट। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हार्ट डिजीज का पेशेंट है, इस्कीमिया है, सीएचएफ है, हार्ट के लिए ये अच्छी नहीं है। बाकी हार्ट से रिलेटेड अगर, इसीलिए आप जब जाते हो ना कोई भी सर्जरी के लिए जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है ये बताओ हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कभी सर्जरी हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, आपसे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट से रिलेटेड इश्यू होगा तो कीटामिन नहीं दिया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। डिसोशिएटिव एनास्थेटिक मतलब सर यहां पे एमनेसिक एनाल्जेसिक एक्शन से पहले रिकवर होगा। नॉर्मली क्या होता है, याद आपको उस समय की ज्यादा बातें नहीं आती, यहां पे चांसेस है कि हमारा थोड़ी बहुत यादें जल्दी डेवलप हो जाए, जल्दी याद आ जाए, इसलिए बोला गया डिसोसिएटिव एनास्थेटिक, एमनेसिक एक्शन की वजह से इसको बोला गया है। एनाल्जेसिक और एनास्थेटिक में क्या डिफरेंस है? वाह, धन्य हो प्रभु, कहां थे आप, कहां थे नवनीत बाबू? दोनों वर्ड में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? हार्ट पेशेंट को कौन सी देते हैं सर? बेंजोडाइजेपिन। कोई बात नहीं, नहीं है तो सुनने में कुछ जा रहा है। चलो, ओपॉइड एनाल्जेसिक, फेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल एंड आ गई बेटा जिसके लिए तुम काफी देर से परेशान थे, डेक्समेडेटोमिडीन। मैंने क्या बोला था? क्लोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन, डेक्समेटोमिडीन। जरा सुनना, क्या दिख रहा है? अब अगर तुम्हें मिडीन दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा 2 एगोनिस्ट बोल दोगे। पहले यही शुरू कर रहा हूं। क्या है? चलो, सो activation of central alpha 2 receptor has been known to cause the sedation and analgesia, but थोड़ा सा अभी पायलट फेज में है, कम यूज किया जा रहा है, बट हाँ यूज में आ चुका है, यूज में आ चुका है बट कम है, ठीक है। वाइल फेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल ओपॉइड डेरिवेटिव है, ओपॉइड एनास्थेटिक एजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पोटेंसी एज अ एनाल्जेसिक काफी अच्छी है, और हाँ आईवी रूट से इनको हम एनेस्थीसिया के रूप में भी देते हैं, उनकी बातें यहां पे आती हैं। और उसी फेंटेनिल की डेरिवेटिव है रेमीफेंटेनिल की बात किया जाएगा, जहां पे हमारा प्रेडिक्टेबल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बट फेंटेनिल से ज्यादा है, रेमीफेंटेनिल की बात किया जाएगा। वैसे फेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल, सुफेंटेनिल के पैचेस भी आपने सुने जरूर होंगे कि हाँ इनके पैचेस भी आते हैं जो दिए जाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में। बढ़िया, यहीं पे एक पॉइंट ऐड कर लेता हूं जो ऑलरेडी कई बार हमने बात कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। सर लेबर के टाइम पे लोकल एनास्थेटिक दिया जाता है, जनरल एनास्थेटिक एजेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन मतलब ये वो ड्रग है जो
सर्जरी के पहले दी जाती हैं, मतलब एनेस्थीसिया के पहले दी जाती हैं, जिनको हम प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन बोलते हैं। सिंस इसका नाम ही है प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, तो क्यों दिए जा रहे हैं एनेस्थीसिया के पहले? 2-4 रीजन है अलग अलग। एक तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए, दूसरा सिक्रीशन घटाने के लिए। याद करिएगा ग्लाइकोपाइरुलेट के टाइम पे भी मैंने आपको ये बताया है, एड्रेनलिन के टाइम पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात किया है, बेंजोडाइजेपिन के टाइम पे बताया एनेस्थीसिया से पहले दिया जाएगा क्योंकि हमारा एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। तो वो सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं। So pre-anesthetic medication, use of drug before anesthesia to make it pleasant and safe with the high productivity, anxiety reduce करेंगी। Amnesia for the perioperative इवेंट्स की बात किया जाएगा, ऑपरेशन के पहले की जो यादें हैं ना उनको कम कर दिया जाए, एमनीशिया कर दिया जाए, याददाश्त उस समय ना रहे उसके लिए। सप्लीमेंट एनाल्जेसिक एक्शन ऑफ द एनास्थेटिक एंड पोटेंशिएट इट एज द लेस एनास्थेटिक इज नीडेड। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग के साथ देते हैं, ऐसा ड्रग दे देते हैं जिससे हमारा एनेस्थीसिया की डोज रिड्यूस हो जाए। खासतौर पर जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह की बात करोगे ना, हाई डोज नीडेड है, अगर उनके साथ हम इसको दे देंगे तो कम हो जाएगा। एंटी एमिटिक इफेक्ट, डिक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज सिक्रीशन, सिक्रीशन घटाने के लिए, वोमिटिंग घटाने के लिए, एसिडिटी घटाने के लिए। हाँ, ये हमारे प्री एनास्थेटिक एजेंट यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से हमारे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, यहाँ एक नजर डालो, और सब आपने लगभग कहीं ना कहीं से सुन के पढ़ के चले आ रहे हो या पढ़ लोगे। अरे रुक जाओ बेटा। हाँ, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर बेंजोडाइजेपिन खुद एनास्थेटिक एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा है तो फिर अलग से तुम्हें एंजाइटी रिड्यूस कराने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सलाइवेशन सिक्रीशन घटाने के लिए एंटीकोलिनर्जिक और मेनली कौन सी, ग्लाइकोपाइरुलेट दे दीजिए। अब आपको पता है सर्जरी अगर हैवी है तो पेन ज्यादा होगा। अब पेन ज्यादा होगा तो उस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिड्यूस करने के लिए ओपियोइड एनाल्जेसिक दिए जाएंगे, क्योंकि यहां नॉर्मल नसैट्स काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एंटीमिटिक इफेक्ट मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन दिए जाएंगे, प्रोकाइनेटिक एजेंट। डिक्रीज द एसिडिटी, रेनिटिडिन S2 ब्लॉकर या हमारा पीपीआई दिया जाएगा। इंक्रीज द गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम, अब गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम बढ़ाना है तो प्रोकाइनेटिक एजेंट ही तो देना है। ये सारी ड्रग आपने देखी है और पढ़ी है कि कैसे कैसे हमारी ये काम करती हैं। व्हाट अबाउट लिडोकेन एंड लिग्नोकेन? बहुत बढ़िया बेटा प्रज्वल, वो जनरल एनास्थेटिक एजेंट होती हैं, ये लोकल एनास्थेटिक। बेटा तुम पहले अबरुद्दीन अपने कोर्स को कंप्लीट करो, उस पर ध्यान दो। हाइपर हाइड्रोसिस के केस में ग्लाइकोपाइरुलेट दे सकते हैं, अगर हाँ एसिडिटी ज्यादा है तो दे सकते हैं। किसको आवाज नहीं आ रही? सर बोन सर्जरी में कीटामिन ही यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा। अब जिस चीज को मैं एक स्लाइड स्किप किया, सब बच्चे ने उस पर टोका, लेकिन हाँ जो मैंने बताने की कोशिश किया कि पहले सुन लिया करो, जहां मैं ले जा रहा हूं मेरे साथ चल लिया करो। अब तुम उस स्लाइड पे आओ जो मैंने आपको अवॉइड कराया। इसी के पीछे परेशान हो? इसके पहले इसी के पीछे परेशान हो? अब आओ। अभी तक आपने क्या देखा? जितनी भी ड्रग आपने पढ़ी, जितनी भी ड्रग आपने समझी, इन सब में आपने देखा कि सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। एक अपने तरीके से काम कर रही है, दूसरी अपने तरीके से काम कर रही है, बट वर्क सब कर रही है, करेक्ट है। लेकिन ये एक्चुअली क्या कर रही है? हमने बोला रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन कर रही है और ब्रेन से कनेक्टेड है, इसीलिए सीएनएस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जनरल एनास्थेटिक एजेंट है। ये कोई एक जगह का सेंसेशन नहीं रिड्यूस करते लोकल एनास्थेटिक के जैसे ना, एक जगह पे नहीं, ये पूरे बॉडी के सेंसेशन को लॉस करते हैं, इसीलिए जनरल एनास्थेटिक बोले गए हैं। अब पूरे बॉडी का सेंसेशन लॉस कैसे होगा? सिंपल इसका तरीका है सर, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें रैफे न्यूक्लियाई होते हैं। कौन होते हैं? रैफे न्यूक्लियाई, या मैं कहूं रेटिकुलेट का फॉर्मेशन होता है। हमारी जो न्यूक्लियाई है आपस में इंटरकनेक्टेड है और वहां रेटिकुलेट न्यूक्लियाई होती हैं, और ये जो रेटिकुलेट न्यूक्लियाई होती हैं वो ब्रेन से मैसेज, अच्छा एक मिनट, मैंने सपोज यहां पे हाथ रखा, मान लीजिए कैमरे के सामने रखा, अब कैमरा हॉट है
तो मैं तुरंत हाथ हटाऊंगा। क्यों? आपको पता है हमारा वहां पे एक रिफ्लेक्स बनता है, सेंसेशन जाता है, सेंसरी और मोटर आता है और हाथ हटाते हैं। ये सब चीजें आप बेसिक जानते हो एनाटॉमी में। यहां पे हमारा टारगेट वही है कि जो वो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसी को क्या कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। अब अगर वो सेंसरी और मोटर का जो कोऑर्डिनेशन है अगर उसको हमने सप्रेस कर दिया कि सेंसरी स्टिमुलाई जाए नहीं और मोटर स्टिमुलाई एक्शन आए नहीं, भाई सेंसरी पहले लॉस होना चाहिए, डॉक्टर ने कुछ कहा मुझे सुनाई ना दे, डॉक्टर ने कुछ भी दिखाया मुझे दिखाई ना दे, मतलब उस समय हमारे सारे रिफ्लेक्सेस लॉस होने चाहिए। तो यहां पे वही टारगेट है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द जनरल एनास्थेटिक साइट इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन विच नॉर्मली मेंटेन द स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस। हम कॉन्सियस हैं क्यों? इसकी वजह से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्यों? हमारे ब्रेन में क्या है, रेटिकुलेट है, डिफरेंट रेटिकुलर न्यूक्लियाई है, रेटिकुलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसकी वजह से हम हैं। अब हमने क्या बोला, रेटिकुलर फॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई दैट आर लोकेटेड थ्रू आउट द ब्रेन। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरे बॉडी का जो कंट्रोल हो रहा है वो इसी रेटिकुलेट न्यूक्लियाई की वजह से हो रहा है। और यही जो हमारी इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। मतलब ओवरऑल अगर आप बात करोगे हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या रोल है, मॉड्यूलेटरी, प्रीमोटर, सोमैटिक मोटर, कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल, पेन मॉड्यूलेशन, स्लीप, कॉन्सियसनेस, हैबिचुएशन, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट कर रहा है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन किससे बना है, डिफरेंट हमारी इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई से बना है जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, यानी सेंसरी नर्व हमारी लाती हैं मैसेज और मोटर ले जाती हैं। और ये पूरा जो ओवरऑल हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसी को सप्रेस कर देती है हमारी एनास्थेटिक एजेंट, बट रिवर्सिबल। ये क्या करती हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको लॉस कराती हैं और उसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ सोमैटिक एक्टिविटी हो जाता है। मोस्ट एनास्थेटिक डिप्रेस रेटिकुलर फॉर्मेशन by enhancing the activity of inhibitory neurotransmitter, blocking the activity of excitatory neurotransmitter. Obviously हमने यही देखा, बेंजोडाइजेपिन होंगे तो आईपीएसपी बढ़ाएंगे, हमने एनएमडी एंटागोनिस्ट कीटामिन देखा तो ऑब्वियस सी बात हो एक्साइटेटरी घटाएंगे। लेकिन ओवरऑल एक ही हमने यहां पे समझा, इसको रट्टा नहीं मारो, सिर्फ एक चीज सर, जितना भी हमारा मोटर इन कोऑर्डिनेशन है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। और रेटिकुलर फॉर्मेशन को ही सप्रेस करने की जिम्मेदारी है जनरल एनास्थेटिक एजेंट की। अभी नहीं मनीष, बेंजोडाइजेपिन, हाँ, लॉन्गर ड्यूरेशन कौन सी ड्रग देती है, देना चाहिए, नहीं वो आपके लिए नहीं है बेटा, वो डोज मैंने फिर कहा उसके लिए तुम्हें ये छोड़ के तुम्हें पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का जाके कोर्स करना होगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा किसकी कितनी डोज, किसका कितना वो है, वो जरूरी है। हाँ जी, इसी को रेफेन न्यूक्लियाई बोलेंगे। जनरल एनेस्थीसिया मॉर्फिन, हाँ सही कह रहे हो बेटा। चलिए बस इतना काफी। कल हम चलेंगे कहां पे, मंडे को कन्वल्जन यानी एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के बाद डिप्रेशन, साइकोसिस और ओपाइड एनाल्जेसिक, 4 क्लास ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। सीएनएस हमारा इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा टारगेट है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट नए साल से शुरू करें, सीधे कीमोथेरेपी पे एंट्री करेंगे। हाँ जी, चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, एक बार रिवीजन जरूर